आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश से रिलेटेड कुछ और घटनाओं के बारे में। ध्रुवण यूनिट थर्ड। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। हम जानते हैं जो आपका लाइट होता है वो लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये 3 एक्सिस में यहाँ ले रहा हूँ और यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ वाई एक्सिस, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस और ये होती है आपकी जेड एक्सिस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कुछ इस तरह चलती है। हम जानते हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, मतलब अनुप्रस्थ प्रकृति की ये होती है और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। इसमें ये इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है ये वाला, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है और दूसरा होता है इसमें, तो ये होता है इसमें यहाँ से इस तरह से ये एक और कंपोनेंट हम यहाँ लेते हैं और ये कंपोनेंट होता है आपका जो है मैग्नेटिक कंपोनेंट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस से मिलके बनी होती है और इनमें दोनों वाइब्रेशंस जो होते हैं ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रही है, उस प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो जेड एक्स के रेस्पेक्ट में है उसके भी क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। इसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है यही हमारे रिस्पॉन्सिबल है हमारी देखने की क्रियाओं के लिए। हम अगर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं तो ये इसी के थ्रू होता है। यहाँ पर अगर हम कहें तो ई वेक्टर जिस तल में कंपन करता है, जैसे ये ई वेक्टर कौन से आपके प्लेन में है, तो ई वेक्टर आपका एक्स वाई प्लेन में है, सॉरी एक्स जेड प्लेन में है। तो ई वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है तो इस समय इसको अपन बोलते हैं कंपन तल या वाइब्रेशन प्लेन। कंपन तल होता है यहाँ पर ये, है ना, वाइब्रेशन प्लेन होता है यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो ये वाइब्रेशन प्लेन होता है और ये जो आपका वाईजेड प्लेन होता है, ये वाईजेड प्लेन ये कौन सा प्लेन होता है, तो ये आपका पोलराइजेशन प्लेन होता है। पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन या ध्रुवण तल होता है, इसको ध्रुवण तल कहते हैं या पोलराइजेशन प्लेन कहते हैं। मतलब जिस प्लेन में आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो वाइब्रेशनल या कंपन तल कहलाता है और जिसमें आपका जो है मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो आपका कहलाता है यहाँ पर पोलराइजेशन प्लेन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ई वेक्टर कंपेरिजन में बी वेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पोलराइजेशन क्या होता है हम इसको यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कि z एक्सिस की डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो चल रही है और इन z एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपोनेंट को लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ E दैट्स इज इक्वल टू E0, जहाँ E0 क्या है आपका, ये मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसिडर करके चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है आपका, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। और यहाँ से एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारी वेव इक्वेशन कुछ इसी तरह की होती है और बिकॉज ऑफ जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इसलिए तो क्या लिख सकता हूँ इसको, के जेड माइनस ओमेगा टी, इस रूप में इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर ये E0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, अर्थात इस E0 में क्या हो सकता है, आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो नेचर होती है वो आपकी ट्रांसवर्स नेचर होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो इस विद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ई वेक्टर का तल, E0 वेक्टर का जो प्लेन होगा ये भी तरंग संचरण जो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगा। इसी कारण से हम E0 को हम
अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो आपका ये मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को मैं दो कंपोनेंट में यहाँ पर डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो आपका कंपोनेंट है एक्स कैप E01 और प्लस वाई कैप E02, जहाँ पर ये एक्स कैप और वाई कैप क्या है, एक्स कैप आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और वाई कैप जो है ये किसकी डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको E1 और E2 के रूप में भी इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये बोल दें कि E0 वेक्टर कॉम्प्लेक्स है, तो E1 और E2 भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, E0 वेक्टर हमने कहा कि भाई E वेक्टर आपका कॉम्प्लेक्स आ रहा है ना, तो इस कंडीशन में E0 वेक्टर कॉम्प्लेक्स, और E0 कॉम्प्लेक्स होने से E0 के कंपोनेंट E1 E2 ही तो है, तो E1 E2 भी आपके क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको फेज फैक्टर के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, E1 E10, यहाँ से लिख सकते हैं E1, और यहाँ से हो सकता है आपका ये E1 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं इसको, E10, इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं फेज फैक्टर के रूप में लिख रहा हूँ, तो ये E1 का ही कंपोनेंट है, E1 E10 और E की पावर ऑफ, फेज फैक्टर के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पर इसको, तो ये आयोटा अल्फा 1। ठीक है, आयोटा अल्फा 1। ठीक है, और इक्वेशन थर्ड, और इसी प्रकार से मैं E2 के लिए लिख सकता हूँ, तो E2 भी कॉम्प्लेक्स होगा आपका, तो E20 और E की पावर ऑफ आयोटा अल्फा 2, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी आपकी। ठीक है, दो इक्वेशन और बना ली मैंने इसकी। यहाँ E01 और E02 E1 और E2 की रियल वैल्यूज हैं, और इनकी फेज अल्फा 1 और अल्फा 2 है, जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है इस इक्वेशन में। यदि हम इन इक्वेशंस को, है ना, 1 में पुटअप कर दें इन सभी इक्वेशंस को, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या होगी, तो पुट इन 1, है ना, इसको हम 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो, यहाँ से मैं इसकी जगह इसको पुट कर रहा हूँ, ये इसकी जगह मैं इसको पुट कर रहा हूँ ये, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा E वेक्टर दैट्स इजिकल टू, ये बनेगा आपका कितना है, E0 की जगह ये रख दूँ मैं, और इसमें ये वैल्यू पुटअप कर दूँ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स कैप E10, और कितना हो जाएगा, E की पावर ऑफ आयोटा अल्फा 1 प्लस वाई कैप E20, जो रियल वैल्यूज़, और इसकी ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू आयोटा अल्फा 2, जिसमें आपका फेज है ना, ये इस प्रकार इसको लिख दूंगा मैं। और साथ ही साथ बनेगा आपका एक्सपोनेंशियल आयोटा बनेगा, और साथ में क्या रहेगा आपका KZ माइनस का ओमेगा टी, ये रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा KZ माइनस ओमेगा टी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर जो हमारे पास लाइट आ रहा है ना, ये लाइट क्या है आपका, नॉन पोलराइज्ड लाइट के लिए इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाती है। पोलराइजेशन क्या होता है कि हम इन कंपोनेंट्स को, देखो आपका, या तो हम कंपोनेंट को एक्स डायरेक्शन में एडजस्ट कर दे और वाई के कंपोनेंट को हटा दे, या वाई डायरेक्शन में एडजस्ट कर दे और एक्स के कंपोनेंट को हटा दें, तो वो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। बट यहाँ आपके दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन पोलराइज्ड लाइट है। तो अब यहाँ पर हम पोलराइजेशन देखते हैं इसका। तो पोलराइजेशन में क्या होता है, पोलराइजेशन ये होता है कि हम जो है, अगर ये जो ई वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, इस कंपोनेंट्स ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में हो सकते हैं, और नॉन पोलराइज्ड लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ ऐसे। ये नॉन पोलराइज्ड लाइट है आपका, इस तरह से। ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या हो सकते हैं, इसके वाइब्रेशंस हो सकते हैं। जब हम इन वाइब्रेशंस को किसी फिक्स, किसी यूनिक डायरेक्शन में सेट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमने लाइट को क्या कर दिया है आपका, पोलराइज्ड कर दिया। लाइट को हमने पोलराइज्ड बना दिया यहाँ पर किसी एक फिक्स डायरेक्शन में, यदि हमने इसको सेट कर दिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स की जो आपकी सिमेट्री है उसको यहाँ पर हम कम करेंगे। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसको कम करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। जो पहला टाइप होता है पोलराइजेशन का, वो होता है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। 3 टाइप देखेंगे अपन, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। पहले अपन बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। तो प्लेन पोलराइज्ड
लाइट। किस तरह से होता है ये, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है, ये वर्टिकल पोलराइज्ड के रूप में या हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड के रूप में भी इसको अपन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मैं ये कहूं कि यदि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एम्पलीट्यूड है E1 0 और E2 0 ये सेम फेज में हो, है ना, यदि आपका E1 0 है, आपका ये आपका रियल कंपोनेंट है, और E2 0 है, ये भी E का रियल कंपोनेंट है, ये क्या हो, आर इन सेम फेज। कैसे हो, ये सेम फेज में हो, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और इनके सेम फेज में हो ये, तो इनके मध्य जो फेज है वो क्या हो कि α1 माइनस α2, मतलब α1 और α2 के बीच जो डिफरेंस हो वो प्लस माइनस एम पाई का हो। भाई सेम फेज में हो, इसका मतलब कि m की वैल्यू या तो 0 हो जाए तो α1 बराबर α2 हो जाएगा, या फिर 1 2 3 इस कंपोनेंट के अंदर हो। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंपोनेंट आपका क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा E1 0, है ना, यहां से सॉरी ये बनेगा आपका E वेक्टर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका E वेक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको बोल देता हूं मैं 5, ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5 से इसको हम इसमें रख के जब सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 E वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर मैं 0 रख रहा हूं तो एक्स कैप बचेगा आपका, है ना, एक्स कैप E1 0 प्लस वाई कैप E2 0, क्योंकि α1 बराबर α2 बराबर, अगर मैं 0 रख दूंगा तो α1 बराबर α2, है ना, और या फिर हम कह सकते हैं दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो, m की जगह 0 रख के हम इसको कर सकते हैं इस तरह से। तो एक्स कैप E1 0 और e की पावर ऑफ 0, मतलब ये 1 हो जाएगा आपका, e की पावर ये भी आपका जो है 1 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1, है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये तो ये बन गया ये, और ये बनेगा आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1, यही हो जाएगा आपका। ये इक्वेशन कुछ इस रूप में आ जाएगी आपकी रख के सॉल्व करने पर, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नीट्यूड मतलब आयाम और कला ये शो करती है, और ये दोनों यहां पर क्या रहती है, नियत रहती है। विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होता है, तो tan इनवर्स E2 अपॉन E1 कोण बनाए रहता है। यहां पर विद्युत क्षेत्र का जो एंगल होगा भाई अपन y अपॉन एक्स निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होगा आपका, विद्युत क्षेत्र का जो एंगल क्या होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, y के साथ क्या है आपका E2 0 और E1 0, इन दोनों का अगर अपन डिवाइड कर दें, है ना, रियल वैल्यूज का, तो मुझे tan थीटा की वैल्यू यहां से मिल जाती है। और ये एंगल भी क्या रहता है आपका, कांस्टेंट सा ही रहता है, इस एंगल में किसी प्रकार से कोई भी चेंजेस नहीं होता है ना। और ये जो आपका एंगल रहता है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर होता है। इस प्रकार इस तरंग में इलेक्ट्रिक जो आपका कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक वेक्टर है, और तरंग संचरण की दिशा सदैव एक ही समतल में रहते हैं, और इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग समतल ध्रुवित तरंग कहलाती है। भाई आपका ई वेक्टर है एक्स कैप और वाई कैप, इसके लिए हमने लिया है, वह जेड दिशा में आपकी तरंग चल रही है, और विद्युत क्षेत्र जो होगा एक्स अक्ष के साथ में कितना एंगल बनाएगा, तो वो E2 अपॉन E1 कोण बनाए रहता है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है। तो इस प्रकार की तरंग जो होती है इसमें विद्युत क्षेत्र और इसके संचरण की दिशा सदैव एक ही तल में रहती है। जब ये दोनों एक ही तल में रहती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये हम कहते हैं कि यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग को अपन समतल ध्रुवित प्रकाश यहां पर कहते हैं। अगर हम विद्युत क्षेत्र के आयाम का एक ही घटक हो और वह एक अक्ष के अनुदिश हो, है ना। अब यदि इसमें हम बोल दें कि विद्युत क्षेत्र का आपका एक ही घटक, समीकरण नंबर इसको 3 4 5 6 नाम दे देता हूं, और ये एंगल बन गया आपका। अब यदि अपन विद्युत क्षेत्र को क्या कर दें, यदि विद्युत क्षेत्र का एक ही घटक हो आपका, विद्युत क्षेत्र का आपका एकमात्र एक ही घटक हो और वो हो आपका जो है एक्स अक्ष के अनुदिश हो, यदि वो घटक एक ही घटक हो ई और ये भी कैसा हो, ये हो विद्युत जो आपका विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, या कह सकते हैं ये एक ही घटक हो और ये तरंग एक एक्स अक्ष के अनुदिश हो। किसके अनुदिश हो, एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाए, एक ही घटक हो जाए विद्युत क्षेत्र का इन दोनों घटकों में से, और वो भी किस अक्ष के अनुदिश हो, एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाए, तो ई का कंपन एग्जैक्ट तल में होगा। जो ई जो कंपन करेगा तो कंपन कौन से तल में हो जाएंगे आपके,
एक्स जेड तल में होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश तो ई का कंपोनेंट अपन ये ले रहे हैं और इस दिशा में आपकी क्या कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कंपन इसके एक्स अक्ष के अनुदिश हो और वो एक्स जेड तल में हो। तो इस स्थिति में जो अपने पास प्रकाश आएगा उस प्रकाश को अपन बोलेंगे ऊर्ध्व ध्रुवित प्रकाश। कौन सा बोलते हैं इसको? ऊर्ध्व ध्रुवित प्रकाश इसको अपन यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्व ध्रुवित प्रकाश यहां पर बन जाएगा। तो ऊर्ध्व ध्रुवित पोलराइजेशन यहां पर हो जाएगा, मतलब ऊर्ध्व ध्रुवित ध्रुवण यहां पर हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम यहां फिर से बोलें कि ई का एक ही घटक हो अपने पास में और वो कौन सी अक्ष के अनुदिश हो, वाय अक्ष के अनुदिश हो, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब वाय अक्ष के अनुदिश कंपन हो जाएंगे, ऐसे वाले कंपन अपन ले लेंगे, इसके अपने कंपोनेंट किए हैं और ऐसे वाले कंपन अपने ले लिए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि ई का एक ही घटक और वाय अक्ष के अनुदिश हो, मतलब इसके अनुदिश हो, तो इस कंडीशन में आपके कंपन कौन से होंगे, तो कंपन जो होगा आपका वाईजेड प्लेन में होगा। और इस प्रकार का जो ध्रुवित प्रकाश है इसको अपन बोलते हैं क्षैतिज ध्रुवित प्रकाश। ठीक है ना, क्षैतिज ध्रुवित प्रकाश इसको यहां पर किया जाता है। हॉरिजॉन्टल जो है पोलराइज्ड लाइट और ये वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट, ऐसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग रूप में। जो दूसरा हमारे पास पोलराइजेशन होता है, वो दूसरा पोलराइजेशन क्या होता है, तो दूसरा पोलराइजेशन हमारे पास बनता है वो होता है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। दूसरा क्या होता है हमारे पास, ये तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया। अब हम बात करते हैं तो हमारे पास दूसरा जो होता है यहां पर वो होता है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो यहां पर सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। तो ये सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर हम ये कहें कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई नॉट जो है, इसके दोनों घटक क्या हो, मतलब E01 और E02 वास्तविक मान के हो, है ना। E01 और E02 की वैल्यू कैसी हो, जो आपके E के कंपोनेंट है E10 और E20, ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, दोनों की वास्तविक वैल्यू और दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो। परंतु इनके बीच जो एंगल आ रहा है ना आपका α2 और α1 के बीच का एंगल, मतलब α2 बराबर कितना है, α1 प्लस माइनस π/2 n π/2, n बराबर 0 1 2 3 के लिए n बराबर की वैल्यू क्या है, तो n बराबर 0 1 2 3 डैश डैश, मतलब π/2 का अगर ये मल्टीपल इंटीजर हो, ऐसी कंडीशन इसमें हो, तो इस कंडीशन में हम यहां पर कंपोनेंट निकालते हैं। तो आपकी ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5 को अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका बनेगा ई वेक्टर दैट्स इज इक्वल टू, ये रहेगा एक्स कैप E01, है ना, और प्लस मैं α2 की बात कर रहा हूं, यहां पर वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं, तो यहां से क्या होगा एक्स कैप E01 ये हो जाएगा और साथ में आएगा प्लस वाई कैप E02, यही रहेगा, है ना। E10 ऐसे लिख दो भले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये E20 ऐसे लिख दिया, इसको मैंने रख दिया ना। और e की पावर ऑफ आयोटा α2 क्या हो जाएगा, e की पावर ऑफ प्लस माइनस π/2, क्या लिख दूंगा मैं, e की पावर ऑफ प्लस माइनस π/2, दोनों के बीच का डिफरेंस ये आ रहा है, इस प्रकार लिख दिया। इसको कॉमन निकालूंगा, कॉमन निकाल के हटाऊंगा तो इस प्रकार लिख सकता हूं इसको मैं। और ये बन जाएगा e की एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना है आयोटा, और ये बन जाएगा kz माइनस ओमेगा टी, ये रहेगा आपका, है ना, kz माइनस ओमेगा टी, और ये प्लस का कितना रहेगा आपका α1 साथ में। जो इक्वेशन लिखी थी मैंने यहाँ पर अभी, उसी इक्वेशन को यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये प्लस का α1 आपका बन जाएगा, ठीक है ना भाई, प्लस α1 यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना अभी, ई एक्स कैप E01 वाई कैप E20, इसको सॉल्व करके लिखी थी, इक्वेशन नंबर 6 लिखी थी मैंने, उसी से लिया है इसको मैंने यहाँ पर। और एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस π/2 की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं कहूँ कि एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस π/2 की वैल्यू, है ना, ये एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल तो है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ मतलब e की पावर है ये, मतलब एक्सपोनेंशियल ही तो है, और एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस π/2 की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस आयोटा होती है, ये हम जानते हैं फ्रॉम मैथमेटिक्स, इसकी वैल्यू प्लस माइनस π/2 होती है। तो जरा बताइए ये इक्वेशन आपकी कैसी बन जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका ई वेक्टर दैट्स इज इक्वल टू एक्स कैप E10, ये रहेगा आपका, ठीक है ना, और साथ में रहेगा प्लस आयोटा वाई बन जाएगा ये,
तो प्लस वैल्यू ले लूँ मैं इसकी, तो प्लस का क्या बन जाएगा आपका आयोटा y बन जाएगा ये भाई E0 E1 बराबर E2 भी लिख लिया ना, तो मैं इसको कॉमन भी निकाल सकता हूँ, इसको मैं E0 के बराबर कह देता हूँ। चलो तो ये इसको कॉमन भी निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जब कॉमन निकालूंगा इन दोनों में से, तो ये बन जाएगा आपका E0 और साथ में ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा एक्स कैप प्लस आयोटा वाई कैप। इसकी जगह मैं रख रहा हूँ प्लस वैल्यू ले रहा हूँ प्लस आयोटा वाली, ठीक है ना। और साथ में क्या होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। वो ऐसा कैसा है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसको हम इस पर अल्फा 1, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दैट इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वृत्तीय ध्रुवी तरंग कहलाती है। यहां पर ये इक्वेशन हमें शो करती है कि आपका जो है सर्कुलरली आपका पोलराइज्ड लाइट यहां पर इसका बनता है, ठीक है ना। और ये एक्स वाई तल में क्या करता है, घूर्णन करता है आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। कौन से प्लेन में, इस एक्स वाई प्लेन में क्या करता है, ये रोटेशन करता है इस तरह से, और रोटेशन करता हुआ चलता है। हम यहां पर जो आपकी इक्वेशन आई है ये वाली, इस इक्वेशन को हम इसकी अगर रियल वैल्यू लिखे एक्स और वाई में, है ना, एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर हम इसकी रियल वैल्यू लिखें इक्वेशन 6 की, तो रियल वैल्यूज क्या होंगी आपकी, तो रियल वैल्यूज हो जाएंगी कितनी आपकी, मैं E01 और E02 के लिए इसकी रियल वैल्यू लिख रहा हूं, तो मेरे पास में रहेगा x डायरेक्शन के लिए क्या होगा, तो Ex बराबर क्या होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। जब मल्टीप्लाई करूंगा और सिर्फ रियल वैल्यू इसके ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो आपकी एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू है ये वाली, तो रियल वैल्यूज लिख रहा हूं। तो Ex बराबर कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा E0 एक्सपोनेंशियल होगा आपका, है ना, E0 एक्सपोनेंशियल, है ना। और एक्सपोनेंशियल भाई हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, e की पावर ऑफ ये पूरी की पूरी वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं, कॉस की टर्म में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई 2। और इसी प्रकार साइन के लिए भी अपन लिख सकते हैं, अपन में 2 आयोटा ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम। तो सिर्फ अपन इसकी रियल वैल्यूज ले रहे हैं, तो रियल वैल्यूज की जब से सॉल्व कर रहा हूं तो रियल वैल्यूज के लिए लिखने पर कितना बन जाएगा, ये कॉस की टर्म है, मतलब जो आयोटा जो आपकी टर्म है उसको मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। सिर्फ कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, तो कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 बन जाएगा ये, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी ये। और इसी प्रकार ई वाई के लिए इसको लिखता हूं, तो ये बनेगा आपका E0 साइन, ये बन जाएगा आपका के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, इक्वेशन नंबर 8। मतलब कंपोनेंट के रूप में लिख दिया इसको, दोनों कंपोनेंट लिख दिए है मैंने। और अब अगर हम इसका वर्ग करके जोड़ते हैं तो समीकरण नंबर 7 का वर्ग कर दे और 8 का वर्ग करके इसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर इज इक्वल टू E0 स्क्वायर, यही तो मिलेगा। और बाकी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 9 मिल जाएगी मुझे यहां से। और ये इक्वेशन किसका है आपका, ये इक्वेशन है आपका एक सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है ना। और यहां पर अनुरेखण यदि इसका वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। और E0 क्या शो करता है, E0 सदिश का एक शीर्ष अनुरेखित करता है। यदि इसका अनुरेखण मतलब अगर घूम रहा है आपका सर्कुलर पाथ पर E0, है ना, तो ये देखो इस तरह शो करता है, ये आपका इस तरह से है, ऐसे इस तरह से ये शो कर रहा है इस चीज को। और ये जो चीज है ना आपकी, ये किसको शो करती है, ये E0 को शो करती है। और अगर ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको वन पर बोलते हैं वामावर्ती, मतलब लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। और यदि आपका राइट हैंडेड दक्षिणावर्त घूर्णन करता है तो उसको अपन बोलते हैं राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं आपका जो है लाइट, और लाइट अगला बताऊं मैं इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। तो इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट किस प्रकार बनेगा आपका, थर्ड टाइप की बात करता हूं मैं, तो सर्कुलरली की बात कर ली मैंने। अब मैं इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट की यहां पर बात करता हूं। तो इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट क्या होता है आपका, तो इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट ये हम यहां पर कहते हैं। तो इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट क्या होगा आपका, तो इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट की हम यहां बात करते हैं। तो इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट क्या बनेगा आपका, यदि आपका इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र के आयाम E0 के घटक E1 और E2 में कलांतर कितना हो, प्लस माइनस π/2 हो, है ना। अब कलांतर कितना हो, उसका परिमाण समान ना हो, मतलब आपके जो घटक हो रहे हैं ना E10
और E20 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और साथ ही साथ इनमें जो आपका फेज डिफरेंस आ रहा है, जो कलांतर आ रहा है, वो भी कितना है, कलाओं का अंतर भी कितना आ रहा है, +-π/2 का अंतर आ रहा है ना। मतलब α2 बराबर α1 +-π/2, ऐसा अगर कलांतर इनमें आ रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन जो अपनी 5 वैल्यू थी उसमें इसको पुट कर देते हैं। इसमें जब हमने इक्वेशन निकाली तो E बराबर x कैप E01 बनेगा आपका, क्या बन जाएगा, E1 वेक्टर इजिकल टू E0 बनेगा आपका। अरे E1 वेक्टर बराबर कितना है, x E10 x कैप, यही तो रहेगा। इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं तो ये बनेगा आपका इतना, और साथ ही साथ कितना बनेगा, प्लस y कैप E20 प्लस y कैप E20 और e की पावर ऑफ +-π/2। ठीक है, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं, ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा तो E01 x कैप और e की पावर ऑफ y कैप E20 इसकी पावर और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1 ये होगा। और इसी प्रकार से मैं E2 की बात कर रहा हूं तो ये बनेगा आपका E10 x कैप प्लस, भाई नेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां से मैं इसी को मैं जरूरत नहीं है, इसी को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं और सॉल्व करके इसको मैं लिख सकता हूं भाई वापस से E बराबर +-π/2 की वैल्यू रख दो। चलो पहले इसमें मैं, तो ये बनेगा आपका E1, एक ही लिख देते हैं, एक से हमारा काम चल जाएगा। तो E10 x कैप और प्लस आयोटा y कैप E20, क्यों, क्योंकि e की पावर +-π/2 की वैल्यू फिर से कितनी होती है, + आयोटा पाई होती है, मैं सिर्फ आयोटा वैल्यू ले रहा हूं इसमें, और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1 ये इक्वेशन आती है। वापस से वही काम जो हमने पहले किया था, हम क्या कर दें, सिर्फ इसकी रियल वैल्यूज ले लें, है ना, और विद्युत चुंबकीय तरंग जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोपेगेशन हो रही है वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और आपकी E0 के अकॉर्डिंग हो, तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर से रियल कंपोनेंट के रूप में लेकर के Ex E10 cos kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1, और इसी प्रकार से y कंपोनेंट के लिए तो E20 साइन कितना है, kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1 यही है। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या होगा, देखो इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आऊंगा मैं, तो ये बनेगा आपका EX² अपॉन में E10 प्लस EY² अपॉन में E20, और इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 1 ही तो हो जाएगा, और साथ में इसका भी स्क्वायर होगा, E10 का स्क्वायर और E20 का, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया मैंने इसको। और ये इक्वेशन किसकी होती है, आपकी इलिप्टिकल इक्वेशन होती है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये लाइट आपका कौन सा कहलाता है, जो है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। तो इक्वेशंस हमें याद रखनी है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो B वेक्टर बराबर E वेक्टर अपॉन में C इंटू एन कैप, ये रिलेशन होता है आपका। ये रिलेशन भी ध्यान रखना है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड से इस रिलेशन के द्वारा क्या होता है, इंटर रिलेट होता है, कोरिलेट होता है। तो इस तरह से हमने पोलराइजेशन की बात करी, मतलब हर स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारा काम एक ही है, यहां पर हमने इसके भाई सब डायरेक्शंस में से कंपोनेंट्स थे, हमने किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कर दिया, और हर बार हमने क्या कर दिया, इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड किया, कभी एक्स हटा रहे हैं, कभी वाई हटा रहे हैं, कभी अपन इस तरह से तो कम कर रहे हैं इस चीज को अपन। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप के पोलराइजेशन लाइट की बात की है। तो यहां पर हमने 3 प्रकार के पोलराइजेशन लाइट देखी है, इलिप्टिकल, सर्कुलर और आपका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नॉर्मली प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही हमारे बहुत काम का होता है, और इसी को हम जो है यहाँ पर पोलराइजेशन हम इसी के लिए बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 3 प्रकार का आपका है, और पोलराइजेशन कुछ यही होता है, मतलब कि आपके वाइब्रेशंस हैं वो किसी भी, और नॉर्मली सब मिला के एक ही बात है, सब में हम एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पोलराइजेशन में, हम जो है इसके वाइब्रेशंस जो ईच डायरेक्शन में है, इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के वाइब्रेशंस सभी डायरेक्शंस में होते हैं, है ना। तो उन डायरेक्शन, जैसे हमने यहाँ एक्स और वाई की बात की, ऐसे आप दूसरे डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं, इसके -x -y में भी। तो हम सिर्फ एक्स और वाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम इन कंपोनेंट्स की जो जियोमेट्री है इसको अपन सिमेट्री कर देते हैं
व्यवस्थित कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं इन अ यूनिक डायरेक्शन, ऐसे, तो उसी कंडीशन में हम कहते हैं इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और यहां पर हम कई प्रकार से इसका पोलराइजेशन करते हैं, कभी एक डायरेक्शन को खत्म कर देते हैं तो दूसरी डायरेक्शन के पोलराइजेशन मिल जाता है, और दूसरी को खत्म कर देते तो पहली डायरेक्शन का यहां पर पोलराइजेशन मिल जाता है।